हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। दोस्तों, आज 12 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस देखेंगे हम। सबसे पहले फ्रंट पेज की खबरें देखते हैं। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवर फॉर ऑल एज 70 एंड अबव। यहाँ पर दोस्तों एक स्कीम दी हुई है, उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना 2018 में शुरू हुई थी। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत बीमा कवर, हेल्थ बीमा कवर प्रोवाइड कराया जाता है। अभी तक ये कुछ चयनित था, लेकिन अब इसमें सभी ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव सबको बिना किसी आय के भेदभाव या देखे हुए इस तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है ऑल सीनियर सिटीजन्स को। इससे यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे 4.5 करोड़ फैमिली, जिसमें लगभग 6 करोड़ के आसपास जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इससे लाभ होने वाला है। यहाँ पे सरकार ये बता रही है। और दूसरी बात यहाँ पर नोट करने की है कि 5 लाख फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑन अ फैमिली बेसिस। यहाँ पर हमें ध्यान रखना, फैमिली बेसिस के आधार पर ये हेल्थ कवरेज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो हमारे काम की है वो है कि जो भी लोग निजी इंश्योरेंस करवा के पहले से ही रहते हैं, वो भी अब इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हु आर अंडर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या एम्प्लॉयज़ किसी और बीमा के अंतर्गत, तो वो भी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट्स आयुष्मान भारत पीएम जय के अंतर्गत। ये फर्स्ट न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हम। दोस्तों, समय काफ़ी लंबा हो जाता है, आपको पता है, पूरा न्यूज़ एनालिसिस करने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि हाफ एन आवर में लगभग कंप्लीट हो जाए हमारा, कोई ऐसा पॉइंट छूटे ना जो रिलेवेंट हो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पर आया हुआ है कि CDSCO के बारे में आया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज इसलिए है क्योंकि इसने अभी हाल ही में एक ड्रॉप थी, उसको सस्पेंड कर दिया है। और ये ड्रॉप का क्या नाम है, ये आजकल न्यूज में भी बहुत था, आप लोग देखे होंगे। इसका नाम है प्रेश वू आई ड्रॉप्स। ये हाल फिलहाल में इसको ट्रायल में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको सस्पेंडेड कर दिया गया है। और ये प्रेस वू आई ड्रॉप्स को बनाया था एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। यह कंपनी है जो मुंबई बेस्ड है। इसने प्रेस वू आई ड्रॉप्स बनाया था। इसमें इन्होंने ये दावा किया था, क्लेम किया था कि जो प्रेस बायोपिया होती है, यह एक आंखों से जुड़ी हुई बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, व्यक्ति के नज़र को लेकर चश्मा लगाना पड़ता है जिसके कारण व्यक्ति को, तो उन्होंने ये दावा किया था कि इसमें चश्मा हट जाएगा, मतलब जो ग्लास है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस आई ड्रॉप्स को डालने के बाद व्यक्ति बिना ग्लास के देख सकता है। पर ऐसा CDSCO ने इस परमिशन को सस्पेंड कर दिया है, कंपनी के क्लेम को ये बताते हुए कि ये पब्लिक एंड हैड वायलेट प्रोविजन है न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। इसका इन्होंने उल्लंघन किया ऐसे कह के। अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CDSCO के बारे में। CDSCO दोस्तों ये फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 थी, 1940 की, उसके तहत CDSCO की स्थापना हुई थी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। न्यूज़ यहाँ पर आपको पता है हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है, सीधे एडिटोरियल पेज पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑथर है M.K. नारायणन, वो उन्होंने इस पर बांग्लादेश में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, आप लोगों को पता होगा कि जो बांग्लादेश में अभी सरकार अस्थिर है, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या थ्रेट हो सकते हैं जो इंडिया के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने पूरा जो इंटरिम
गवर्नमेंट का बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल था उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया। हमारे काम की नहीं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में जो भी ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे इसके पीछे कोटा सिस्टम को माना गया कि कोटा सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोटा सिस्टम था जो लाया गया था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया था, उन सभी के जो भी डिसेंडेंट्स थे, मतलब जो जुड़े हुए पीढ़ी थी, उन सबको कोटा सिस्टम के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसके खिलाफ ही पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे और बाद में ये कोटा सिस्टम को हटा लिया गया था। पर आप देख रहे थे कोटा सिस्टम वाज विड्रॉन, पर मैसिव प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। तो ये छात्रों का जो आंदोलन था ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और बड़े बड़े जो संस्थाओं के हेड थे उनको भी अपना रिजाइन देना पड़ा। ये अंदरूनी जो बांग्लादेश की अस्थिरता है उस पर चर्चा की यहाँ पर की गई है ऑथर के द्वारा। जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ऑथर ने क्या क्या यहाँ पे हमारे लिए थ्रेट्स बताया। ऑथर ने बताया कि जो हम ये श्योर रहते थे कि पूरब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो स्थिर बना रहे, इसके लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण रोल निभाता था। पर जब से ये बांग्लादेश में ये शेख हसीना जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थी उन्होंने जब से रिजाइन दिया उसके बाद ये खतरा और बढ़ गया है और उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि इनकी रीग्रुपिंग और रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। आपको पता होगा कि असम फुल नॉर्थ ईस्ट के रीजन में उल्फा एक बहुत ही बड़ा खतरा था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और मिजो नेशनल फ्रंट एंड द NSCN। ये सभी ग्रुप है, मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि फिर से एक्टिव हो सकते हैं और भारत के स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर ने ये दिखाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं कि ऑथर ने और क्या बताया है कि जो प्रॉब्लम्स हो सकती है इंडिया के लिए। उन्होंने बताया कि जो रोहिंग्या मुस्लिम से जुड़ी हुई जो अभी मुद्दे थे वो अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुए थे। ऐसे समय में ये गलत समय, मतलब उन्होंने कहा कि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल गलत है। इस समय में बांग्लादेश में ये चीज़ें होनी हमारे लिए और भी रोहिंग्या जो मुस्लिम्स का इशू था वो और भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि विच नीडेड एन अर्ली सॉल्यूशन, जिसकी जल्दी आवश्यकता थी सॉल्व करने की, वो पुट ऑन द बैक बर्नर फॉर नाउ, वो फिर से एक ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। तो आगे इन्होंने बताया कि जो चाइना जैसे भारी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करके अपना हित साधने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि जैसे चाइना और पाकिस्तान का जो गुट है वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रेंथन है और ऐसे में बांग्लादेश के साथ ये घटना घटनी भारत के लिए चिंता का विषय है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे स्पेस तौर पे लिखा हुआ है कि द थ्रेट फ्रॉम चाइना ऑल्सो लूम्स लार्जर देन एवर बिफोर इफ एज बीन एंटिसिपेटेड। तो ये यहाँ पर चाइना को एक खतरा के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बताया कि ये जो रेडिकलिज्म जो ये उग्रवाद बढ़ रहा है जो बांग्लादेश में, वो अगर ज़्यादा समय तक रहा तो ये एंटायर रीजन को प्रभावित करेगा और इस एंटायर रीजन में जो भी हमारा ईस्ट एशिया से जुड़े हुए भी जो कंट्री वो भी इफेक्टेड होंगे। और इन्होंने ये बताया कि थ्रेट ऑफ अ पॉसिबल लिंक अप बिटवीन रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन्होंने बताया कि ये यहाँ तक भी लिंकअप कर सकते हैं, इनका दायरा बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लास्ट में, मूवमेंट्स ऑफ दिस काइंड टेंड टू बी यूजुअली टेकन ओवर बाय फोर्स इनिमिकल टू डेमोक्रेसी। उन्होंने बताया कि जो भी छात्र आंदोलन हुए हैं अब तक यही उसमें शो हुआ है, मतलब दिखाई दिया है कि वह कभी अपने उद्देश्य में पूर्ति नहीं कर पाए हैं, बल्कि उनके आंदोलन को किसी अलोकतांत्रिक संगठन द्वारा हड़प लिया गया। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मूवमेंट जो इस टाइप के हुए हैं छात्र प्रोटेस्ट से ये शुरू हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं उनके हाथों में चला गया और इस तरीके से ये खतरा उत्पन्न किया और इंडिया के सामने मोरल और सिक्योरिटी डिलेमा उत्पन्न हो चुका है। ऑथर यहाँ पर इतनी ही बात इस मेन आर्टिकल में बता रहे हैं। दूसरा आर्टिकल हम लेंगे, इसमें PAC के बारे में है। PAC एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जो कि हमारे संविधान और GS2 के पेपर्स पॉलिटी से रिलेटेड भी होती है और साथ में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि PAC, सबसे पहले तो हम PAC को समझ लें कि PAC क्या है। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसी को लोक लेखा समिति कहते हैं हिंदी में, और ये भारतीय सबसे पुरानी कमेटियों में से एक आती है, पहली कमेटी भी। और इसके अंतर्गत टोटल
22 मेंबर होते हैं, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ये प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, मतलब कि ये इसका जो कार्यकाल टेन्योर होता है वो केवल 1 ईयर का होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो भी सरकार की वित्तीय कार्य हो रहे हैं उसकी निगरानी करना, और साथ में जो कैग है, जो आपको पता होगा संवैधानिक बॉडी है कैग, उसके जो रिपोर्ट दी गई है उस पर समीक्षा करना। तो कैग और सरकार की आर्थिक गतिविधियों पर यह नियंत्रण रखने का भी एक प्रकार से कार्य करता है, निगरानी रखता है। और इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। जो इसका हेड होता है वह औपचारिक तौर पर, मतलब कि कह सकते हैं कि आम तौर पर नियुक्त ऑपोजिशन से होता है, पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है। यह एक परंपरा कह सकते हैं हम कि ऑपोजिशन की तरफ से होता है। साथ में जो हेड नियुक्त होता है उसको लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करता है। और ये ओपोजिशन का मेंबर होना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है, यह आमतौर पर होता है। साथ में जो इसके मेंबर चयनित होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के, हमें ये ध्यान रखना है कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयनित होते हैं, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, जिस दल का, जिस भी पार्टी का, जिस भी सदन में जितना बहुमत है, उस जितने भी सदस्य हैं उसके आधार पर, अनुपात के आधार पर उनको इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे इस समय कांग्रेस के 4 मेंबर इस कमेटी में, पीएसी कमेटी में शामिल है, 22 में से बीजेपी के अभी 13 हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो अधिक संख्या में जिसके सांसद होते हैं उसकी संख्या भी इस पीएसी कमेटी में अधिक होती है। तो आपने पीएसी कमेटी का जो बेसिक फीचर्स था वो आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में क्या है। वो यहाँ पे बताया गया है कि जो पीएसी है वो 2 सितंबर को 161 सब्जेक्ट्स को लेकर, मतलब गहन जांच के लिए, जो भी उसमें से मोस्ट ऑफ केसेस जो थे वो कैग के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे, उन पर विचार करेगी। उसमें से उन्होंने बताया कि जो 5 सब्जेक्ट जो है उन्होंने सुओ मोटो के आधार पर लिया है। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान में लेना, यानी कि कमेटी ने खुद से फैसला किया कि हम इन 5 विषयों को देखेंगे। और जब कोई रिपोर्ट सामने पेश की जाती है तो वो तो इच्छा से आती है, लेकिन सुओ मोटो में खुद से स्वतः ही संज्ञान लेकर उन्होंने 5 विषय लिए हैं। वो कौन से हैं? उन्होंने सोचा कि बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे, फिर हम जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशन इन द एनर्जी सेक्टर में आ रहा है उस पर भी निरीक्षण करेंगे। और साथ में जो भी रेगुलेटरी बॉडी है और जो एक्ट बनी, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो, उनका भी परफॉर्मेंस को रेगुलेट करके देखेंगे, रिव्यू करेंगे। और लेवी एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, टैरिफ, यूजर चार्जेस, ये सभी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। और साथ में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग संस्था की जो चीज़ें हैं उस पर भी और गहनता से विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएसी हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल। आपको पता है कांग्रेस अभी अपोजिशन पार्टी है, उसके ही जो लीडर हैं वही इसको हेड कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल। तो आप पीएसी का ये मुद्दा समझ गए होंगे। इसमें अभी हाल ही में जो गठित हुआ है पीएसी, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और एक चीज़ बताया गया कि जो CAG कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दैट एग्जामिन्स ऑडिट द फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑल इट रिपोर्ट्स आर सेंड टू पीएसी। मतलब जो CAG है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपनी रिपोर्ट, आप CAG के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे पॉलिटी है वहाँ पे फॉर्म 480 148 जो आर्टिकल है उसमें कैग के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्लियामेंट्री पैनल्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी सबसे पुरानी और पहली ये महत्वपूर्ण पीएसी कमेटी है उसको CAG अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। यहाँ पर इस न्यूज़ से हमारे लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे वेनेजुएला की आंतरिक कलह पर बात की गई है कि वहाँ पर भी उथल पुथल चल रहा है, लेकिन हमें उस पर ध्यान देने के अलावा हमें ये देखना है बस कि वेनेजुएला के जो
प्रेसिडेंट है उनका नाम निकोलस मादुरो है, और कई बार मैचिंग में उत्तर प्रदेश या अन्य पीसीएस पेपर में पूछ लिया जाता है मैचिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसमें इंडिया सिकल सेल चैलेंज पर आया हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले देखेंगे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047। मतलब 2047 तक हमारा ये लक्ष्य है कि हम जो सिकल सेल एनीमिया है उसको पूरी तरह उन्मूलन कर पाए, या फिर जो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में है इसको समाप्त कर पाए। इसकी शुरुआत शहडोल मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, और 2047 तक इसका लक्ष्य है। ये सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि खतरा क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि लगभग करोड़ों लोग इससे अफेक्टेड है सिकल सेल डिजीज से, और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस कंडीशन, मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी खतरा हो गया है, और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा वो इंडिया ही बियर्स कर रहा है यहाँ पर। अब सिकल सेल एनीमिया आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि नॉर्मल जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल वो पूरा डिस्क के शेप में होती है, लेकिन जब सिकल सेल से अफेक्टेड हो जाते हैं तो वैसा सेल जो होता है वो क्रिस्टेंट ऐसा बन जाता है, मतलब कि वो अर्धचंद्राकार रूप ले लेता है, और इस तरीके का जो आरबीसी होता है वो सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो क्रिस्टेंट हो जाता है, इस तरीके का होता है। हम आगे देखते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड जो हमारी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल बेल्ट में, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस ट्राइबल बेल्ट में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। और ये सिकल सेल एनीमिया बेसिकली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में माना जाता है, इसके तहत इन्होंने ये बताया है। साथ ही जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये डिस्क शेप में होता है आरबीसी, जो भी इफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से उनका जो ब्लड में होता है वो कैसा हो जाता है, क्रिस्टेंट या सिकल लाइक शेप हो जाता है। तो और उसकी जो उम्र होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, लगभग 40 साल तक ऐसा बताया गया कि उसको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। साथ में यहाँ दोस्तों जो ऑथर है वहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, जैसे कि रिकरेंट इन्फेक्शन, पेन, स्वेलिंग, डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, काफ़ी सारे ऑर्गन्स को भी नुकसान होता है। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने इशारा किया कि जो सोशल कलंक, मतलब सामाजिक जो कलंक होती है उसको भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसको इस नज़र से देखते हैं कि वह काफ़ी जैविक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। साथ में उसको भगवान का मतलब श्राप के तौर पर भी बताया जाता है, और काला जादू, इस तरीके की चीज़ों को भी समाज में जो चलन में है उसको भी ऑथर ने इंगित किया है कि इन्हें भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। आप लास्ट में यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में दिए हुए कि ऑथर इससे चिंतित है, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पेशेंट को ये सब चीज़ें झेलनी होती है। हमें यहाँ पर नोट करना है कि जो हाइड्रोक्सी यूरिया है ये अभी वाइटल रोल निभा रहा है इस ट्रीटमेंट में। तो हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो समस्याएं क्या आ रही है सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी अफेक्टेड लोग उसमें 18% ही लोग केवल सही से अपना कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बाकी लोग क्या हैं, जो बाकी पेशेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं किसी भी स्टेज में। तो इस ड्रॉप आउट्स के पीछे समस्या बताई गई कि क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो बताया कि लार्जेस्ट ड्रॉप आउट्स कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो भी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस स्टेज है उसी में ही ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है, क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं। और क्योंकि उनको स्टिग्मा होता है जो इस स्थिति से जुड़ी होती है, उससे वो डरते हैं, हेजिटेट करते हैं कि ये बात बाहर आ जाएगी। दूसरा जो सेकंड बिग ड्रॉप बताया उन्होंने कहा है कि नो परमानेंट क्योर अवेलेबल सिकल सेल डिजीज। इसमें एक जीन थेरेपी होती है जो काफ़ी महंगी होती है और उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पीपल, जो पेशेंट होता है, इस कारण भी ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं लोग। फिर आगे इन्होंने बताया कि जो कई राज्यों में तो ऐसी समस्या है कि उनको इस इलाज के लिए 200 किलोमीटर तक दूर तक पेशेंट्स को जाना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 किलोमीटर्स टू सीक ट्रीटमेंट, फर्दर कवरेज ऑफ सेवरल वैक्सीनेशन। तो इस तरीके की समस्याएं हैं जो इसको ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम को बढ़ा रही है सिकल सेल एनीमिया के इलाज में। और साथ ही उन्होंने बताया है कि भारत को जो पोलियो और HIV में जो वैक्सीनेशन का एक बड़ा सा अनुभव रहा है कैंपेनिंग का और पब्लिक अवेयरनेस का, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें
हमें इस एक्सपीरियंस से सीख कर इस चीज़ों को भी दूर करना चाहिए, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि हम कैसे इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए हम अपने एक्सपीरियंस पे काम कर सकते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड में उन्होंने बताया कि सेकंड क्या कर सकते हैं हम, कि हम इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इन न्यूबॉर्न, जो भी नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनको उसी समय पर हम क्या करें, स्क्रीनिंग करें, जो कि एक बेटर रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो सेकंड कारण यहाँ मतलब सेकंड इशू को रिजल्व करने का उन्होंने कारण ये बताया है। थर्ड जो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्रग एज वेल एज एडहेरेंस सपोर्ट, जो भी उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती है वो सभी को पेशेंट्स के नज़दीक में ही अवेलेबल कराया जाए, जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है। तो इससे भी यहाँ पर ड्रॉप आउट की समस्या कम होगी और नियरेस्ट इलाज भी मिल पाएगा। चौथा जो उन्होंने बताया है कि ऑल नॉन पेशेंट रिसीव अप्रूव वैक्सीनेशन विल बी क्रूशियल, सबको वैक्सीन भी प्रोवाइड कराना चाहिए। पाँचवा उन्होंने बताया कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए। और साथ में लास्ट में उन्होंने बताया कि जो इस पर रिसर्च है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए, और जो भी इसमें परोपकारी से जुड़े हुए लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है या फिर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे होना चाहिए, उनको भी सामने लेकर आना चाहिए। तो ये सिकल सेल एनीमिया पे एक अच्छा आर्टिकल था जो हमारे प्रीलिम्स और में सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों एक मिशन लॉन्च हुआ है, मिशन मौसम के नाम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिशन मौसम यूनियन कैबिनेट जो था उसने अप्रूव कर दिया इसको। ये 2000 करोड़ का आउटले है, इसका खर्च मतलब 2000 करोड़ ओवर 2 साल के अंदर इसमें खर्च होगा। मिशन मौसम में आपको ध्यान रखना है कि ये MES मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, MES मिनिस्ट्री इसका नोडल है। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी नोडल बॉडी इम्प्लीमेंटिंग द मिशन। इस मिशन को क्रियान्वयन करने के लिए जो नोडल बॉडी है वो कौन है, MES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इसका क्या उद्देश्य होगा। तो इसका एम क्या है, आप यहाँ पे इसका एम देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैपेसिटी क्षमता निर्माण बढ़ाना है, एटमॉस्फेरिक साइंस, वेदर सर्विलेंस और मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट, मतलब पूर्वावलोकन, इस तरीके की चीज़ें इसमें रिसर्च के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। साथ में यहाँ पर तैनात किया जाएगा डिप्लॉइंग नेक्स्ट जनरेशन रडार्स, सैटेलाइट सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी इस मिशन मौसम के तहत लाई गई है। और साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिशन मौसम है वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ में आप मेंस में भी साइंस सेक्टर में उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है सेंटर टू नज बैंक्स टू फंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। दोस्तों जो इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जो कि गैर जीवाश्म ईंधन से हमें जो 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो हमें ज़रूरत है, जो मीट है वो 30 ट्रिलियन की मतलब है, और उसमें उसकी फंडिंग के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और बैंकों के साथ इसमें बातचीत जारी है, उसी पर ये छोटा सा न्यूज़ है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फ्यूल कैपेसिटी 2030, मतलब 2030 तक हमें ये 500 गीगावाट लगाना है गैर जीवाश्म ईंधन से। इसके लिए सरकार अपनी फंड जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए री इन्वेस्ट समिट होने वाला है गांधीनगर में अगले वीक में, तो यहाँ पर ये बताया गया है। और वहाँ पर सभी मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक शपथ पत्र भी भरा जाएगा जो कि लोन और फंडिंग से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है, ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सरकार 500 गीगावाट के लिए प्रयास कर रही है। और नेक्स्ट जो हमारे काम का है, हाँ दोस्तों, सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च किया है, उस स्कीम का नाम है PM E-ड्राइव स्कीम। आप देख सकते हैं PM E-ड्राइव स्कीम। ये स्कीम क्या है, इसमें 10,900 करोड़ का खर्च है। आउटले इसका कितना है, 10,900 करोड़ का। इसमें क्या क्या होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ ई बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको खरीदा जाएगा, और जो सेटिंग अप 72,000 चार्जिंग स्टेशन, मतलब 72,000 के आसपास चार्ज करने वाले स्टेशंस बनाए जाएंगे जो EV बैटरीज को चार्ज करते होंगे। ये सारे हैं, और साथ में और भी कई इसमें खर्चे होंगे जुड़े हुए।
और इसको नाम दिया गया है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। मतलब पीएम ई ड्राइव विल बी वैलिड फॉर 2 years। मतलब ये जो खर्च है ये 2 सालों के अंदर पीएम ई ड्राइव स्कीम चलेगा। आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम का जो बजट है वो 10,900 करोड़ है और इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी है और 72,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन है। इसका नाम पीएम ई ड्राइव है। ये 2 सालों तक है। आपको इतनी चीज़ें इसमें काम की ध्यान रखनी है। साथ में यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है कि जो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो 2030 तक 120 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगा, जो कि 2024 में आप देख सकते हैं कि 34.8 बिलियन डॉलर रहा है और वो पहुंच जाएगा 120। ये केवल इकोनॉमिक्स के आंकड़े हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो बस इतना याद रख सकते हैं कि 120 बिलियन डॉलर तक 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो पहुंच सकता है। नेक्स्ट जो यूके गवर्नमेंट इम्पोजेस सेक्शन, देखिए यहाँ पे जो ब्रिटेन यूके गवर्नमेंट है उसने रसिया के 10 शैडो फ्लीट को सैंक्शन कर दिया है। शैडो फ्लीट क्या होती है? ऐसी फ्लीट होती है, ऐसी नेवल फ्लीट होती है जो मुख्य मतलब जो मेन ऑपरेशनल नेवल फ्लीट होती है उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं होती, ये एक प्रकार से फेक होती है, जो कि सैंक्शन से बचने के लिए या फिर इलीगल गतिविधियों के कार्य में प्रयोग आती है। अब देखिए शैडो फ्लीट क्या है रसिया का, जैसे आपको पता है रसिया अभी यूक्रेन के साथ व्यस्त है मतलब वॉर को लेकर, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शंस लगाए हुए। इसी सैंक्शन से बचने के लिए रसिया शैडो फ्लीट के माध्यम से ऑयल एक्सपोर्ट या ऑयल टैंकर्स को इधर से उधर भेजता है। इसी में से 10 टैंकर्स जो यूके ने उस पर बैन लगाया है। यहाँ पर उनके नाम भी दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि शैडो फ्लीट क्या होती है, वैसी फ्लीट जो कि मुख्य नेवल फ्लीट से रजिस्टर्ड नहीं होती है बल्कि ये एक फेक होती है। दोस्तों जो लास्ट न्यूज है वो हमारा फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड विनिंग टीटी कोच पुष्पलाल पार्शिचेव। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे मिलान में या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से अभी हाल ही में कौन अभी पार्शिचेव हो गए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कोलकाता में इनका निधन हो गया और इनका नाम था जयंता पुष्पलाल और ये टेबल टेनिस के कोच थे। ठीक है दोस्तों, टेबल टेनिस के कोच थे यानी कि स्पोर्ट्स से थे। तो अगर जयंता पुष्पलाल का नाम आता है कि हाल ही में चर्चा या न्यूज़ में थे तो इनको ध्यान रखना है कि ये टेबल टेनिस कोच थे। ठीक है, और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इतना इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस कोच थे ये और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ एनालिसिस बस इतना ही, इसके आगे कोई हमारे काम का इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना रखा जाए, लेकिन हम इस चीज़ से समझौता नहीं कर सकते दोस्तों कि हम मेन चीज़ें भी छोड़ कर निकल जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम 80% 90% तो न्यूज़ एनालिसिस इसमें कवर कर ही ले। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस बस इतना ही था दोस्तों। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहें। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू and have a nice day. Keep loving us, keep sharing, do subscribe. Thank you.